नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने राजनीति विज्ञान की अवधारणा शक्ति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नई अवधारणा राजनीति विज्ञान की सत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। सत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे कि सत्ता क्या होती है। देखते हैं सत्ता के बारे में। जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी। प्राचीन काल के अंदर शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा रही है जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजकल कौन सी व्यवस्था चल रही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कौन सी अवधारणा प्रमुख रही है? सत्ता। जैसे कि प्राचीन मध्यकालीन समय में जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, उस समय शक्ति प्रमुख अवधारणा रही। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। शक्ति जो है वो सभी जगह सही नहीं होती है, कहीं पर गलत भी हो सकती है। अनेक बार हम शक्ति के व्यय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार कर लेते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। तो शक्ति का तो क्या होता है? जबरन उसको थोप दिया जाता है, दमनात्मक होती है, वे शोषणकारी होती है, किसी को मजबूरी में कार्य किया जाता है। लेकिन सत्ता में अगला व्यक्ति अपनी स्वीकृति से, अपनी इच्छा से कार्य करता है। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं, कोई जब शक्तिशाली व्यक्ति होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है, तो उसके आदेश की पालना करते हैं, तब उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होता है। तब उसके आज्ञा क्यों पालते हैं? क्योंकि वो शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है, मजबूरन हमें उसकी इच्छा को मानना पड़ता है। जबकि हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं, तब वे सत्ता का प्रतीक है। तो यातायात के दौरान हम ट्रैफिक पुलिस का जो व्यक्ति होता है, कार्मिक होता है, उसके इशारों का जब हम पालन करते हैं तो हम सत्ता का पालन कर रहे हैं, नहीं कि उसकी शक्ति का पालन कर रहे हैं। इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, तब वह क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। यानी शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। शक्ति में जब वैधता जुड़ती है तो क्या बनती है? सत्ता बनती है। शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। बायरस्टेड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, सत्ता है वह शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। क्या है? संस्थागत अधिकार। किसने कहा है? बायरस्टेड ने। बायरस्टेड ने क्या कहा? सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। वहीं हेनरी फेयोल लिखता है, शक्ति आदेश देने का अधिकार और आदेश की पालन करवाने की शक्ति है। हेनरी फेयोल ने क्या लिखा है? सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश को पालन करवाने की शक्ति है। आगे देखते हैं सत्ता पालन के आधार। सत्ता का पालन हम क्यों करते हैं? उसका क्या आधार, किस कारण से हम सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करते हैं? सत्ता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं? प्रमुख रूप से सत्ता पालन के निम्न आधार है। पहला क्या होता है? विश्वास। हमें अगले व्यक्ति पर विश्वास होता है कि वह हमारे हित के लिए कार्य कर रहा है। जैसे कि हम ट्रैफिक पुलिस होता है, उसके इशारे को पालन क्यों करें? कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। एक रूपता, सबके लिए एक जैसे नियम बने रहे, इसलिए हम उस सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करते हैं। लोकहित, वे सार्वजनिक हित के लिए होते। दबाव, और हमारे ऊपर दबाव भी होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जा सकता है। तो इनके बारे में एक के बारे में विस्तार से देखते हैं। पहला है विश्वास। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों को सत्ताधारी के प्रति विश्वास होता है। जो अधीनस्थ कार्मिक होते हैं वे अपने उच्च अधिकारी का पालन क्यों करते हैं? कि उस पर उनका विश्वास होता है कि वह हमारे हित के लिए कार्य कर रहा है। यह विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरलता से होगी। इसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है एकरूपता। विचारों और आदर्शों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। वैचारिक एकरूपता होते ही
आज्ञा पालन की स्थिति को पैदा करती है। सब एक नई वैचारिक रूप से विचारधारा के आधार पर कार्य किया जाता है तो वो वैचारिक एक रूपता पाई जाती है और वैचारिक एक रूपता में सत्य आज्ञा पालन की स्थिति कब पैदा हो जाती है। इसी कारण राज व्यवस्था में उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है कि उदारवादी विचारधारा में उदारवादी स्वरूप के जो आदेश होते हैं उनका स्वतः ही हम पालन करते हैं। आगे देखते हैं लोकहित। लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों का पालन केवल दंड की शक्ति के दबाव में नहीं करते अपितु इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा देते हैं, जैसे कर जमा करवाना, यातायात नियमों का पालन करना आदि। तो ये क्या होता है कि सबके हित में होते हैं, सार्वजनिक हित में होते हैं, इसलिए हम इनका पालन करते हैं। दबाव। अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पर सत्ता के अन्य आधारों को क्रम प्रभाव रहता है और जो दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर दबाव यानी दंड से ही आज्ञा का पालन होता है तो वहाँ पर उसी रूप को अपनाया जाता है। आगे देखते हैं सत्ता के रूप कौन कौन से हैं। तो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। कितने रूप बताए? 3। किसने? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए? 3 रूप बताए। कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, क्रियामय सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए? 3। कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, क्रियामय सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो इनके बारे में देखते हैं एक एक करके। परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता क्या है? इस सत्ता का आधार परंपराएं और इतिहास होता है। तो इतिहास किस प्रकार की सत्ता का आधार है? परंपरागत सत्ता का। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है सत्ता उसी के पास बनी रहती है नहीं चाहिए। इस सत्ता में तर्क और बुद्धि संगतों का अभाव रहता है। तो किस प्रकार की सत्ता में बुद्धि मत संगता और तर्क का अभाव रहता है? परंपरागत सत्ता के अंदर। घर में वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। घर के अंदर हम सबसे बड़े व्यक्ति के आदेशों की पालना करते हैं तो वो किस प्रकार की सत्ता है? परंपरागत सत्ता है कि घर का मुखिया कौन होगा? जो सबसे बड़ा होगा वही घर का मुखिया है। ये परंपरागत सत्ता है। अगला है क्रियामय सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित है। व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारों पर आधारित सत्ता कौन सी है? क्रियामय सत्ता। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारों पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहती है जिसमें सत्ता का आधार भावनाएं होती है। तो इसमें सत्ता का आधार क्या होती है? भावना होती है। जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि क्रियामय सत्ता के उदाहरण है। इनके इशारों से ही लोग बहुत से बड़े बड़े कार्य कर देते थे। महात्मा गांधी के एक इशारे से ही आंदोलन प्रारंभ हो जाते थे। तो ये एक प्रकार की क्रियामय सत्ता थी। अगला है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। इसका आधार पद होता है। इसका आधार क्या होता है? पद होता है। जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये पद होता है। वो कानूनी तर्कसंगत सत्ता होती है। जैसे प्रिंसिपल होता है स्कूल के अंदर। इसमें व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्तित्व कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके पास पद कौन सा है वह महत्वपूर्ण होता है। उसे पद पर कानूनन जो सत्ता निहित है उस पद का प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक की सत्ता। शिक्षक की सत्ता, अब शिक्षक का व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है। वो पद से अगर शिक्षक है तो अपना आप ही वो शिक्षक की जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो उसके पास आ जाती है। कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता आदि। यदि कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है उसका व्यक्तित्व चमत्कारी हो तब वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। अब ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही क्रियामय सत्ता रखता है और उसके बाद में वो कानूनी तर्कसंगत सत्ता प्राप्त कर लेता है, यानी
यदि कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है, कानूनी सत्ता पर प्रधानमंत्री पद पर जो बैठा व्यक्ति है वो पहले से करिश्माई सत्ता रखता है, वो इशारों से बहुत बड़े बड़े कार्य करवा सकता है, उसके बाद उसके पास और कानूनी सत्ता प्राप्त कर लेता है तो वो बहुत ही बड़ी शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। उसकी शक्ति क्या होती है? असीमित हो जाती है। जैसे प्रधानमंत्री में कानूनन सम्मान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमित अलग अलग दिखाई देती है। तो ये थी कानूनी तर्कसंगत सत्ता। आगे देखते हैं। वेबर, जो मैक्स वेबर है, ने यह स्वीकार किया कि इसमें से किसी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से देखने को नहीं मिलती है, यानी एकदम शुद्ध रूप से नई करिश्माई सत्ता देखने को मिलती है, नई वंशानुगत परंपरागत या सत्ता देखने को मिलती है, नई कानूनी तर्कसंगत सत्ता देखने को मिलती है। इस प्रकार की सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन प्रत्येक समाज में सत्ता के ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित होती है। जो भी सत्ता होती है उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रतिबंध जरूर होते हैं, सीमाएं जरूर होती है। कुछ सीमाएं निर्धारित करता है उससे, जिससे कि सत्ता के मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सके। सत्ता का देश के संवैधानिक कानूनों तथा वहाँ की संस्कृति, मूल्य, परंपराओं व नैतिक उदाहरणों आदि के सापेक्ष रहकर ही कार्य करना होता है। तो ये थे सत्ता के विभिन्न रूप और सत्ता के बारे में जो मैक्स वेबर ने अलग अलग प्रकार बताए उनके बारे में पढ़ा आज हमने। अगली कक्षा में हम वैधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।